यूट्यूब चैनल पे थिंक विद दिनेश। और आज हम जुड़े हैं अदित जी के चैनल से भी, जो उन्होंने अभी न्यू चैनल ओपन किया है, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दिया। हम दोनों चैनल से लाइव कर रहे हैं, तो आप जो मेरे चैनल पे देख रहे हैं जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। प्लस आप अदित जी के भी चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए और इनको वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज ये भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनके पास जो नॉलेज है वो बहुत रेयर केस में किसी के पास होती है, जितनी डिटेल नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स के रखते हैं। तो आप प्लीज इनके चैनल को भी प्यार दीजिए जो आप मेरे चैनल को दे रहे हैं। तो आज हम एक्चुअली डिस्कशन करेंगे ऑन वेस्ट बंगाल इलेक्शन। जो बंगाल इलेक्शन, क्योंकि ऑल्दो देखिए 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन है जिसका रिजल्ट 4th में कोई एक साथ आएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इलेक्शन चर्चित में वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन है। और वो क्यों है वो भी आपको पता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिकोड करेंगे, इनसाइड स्टोरी देखेंगे और सीट भी देखेंगे कहाँ पे क्या बीजेपी जीत सकती है, कौन सी सीट टीएमसी के हाथ में ही है, और क्या रोल है सीपीआई का यानी लेफ्ट का और कांग्रेस का। तो वो हम पूरा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य जी, वेलकम टू माय चैनल, और आपके चैनल से भी आप फर्स्ट टाइम लाइव जा रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आदित्य जी, पहले तो आप ये बताइए कि हम जो अभी देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन अभी एकदम टाइट हो गया है, उसने सीआरपीएफ की भी इतनी कंपनीज लगा दी है, और जिस हिसाब से अभी सुनने में आया कि कुछ 800 लोगों को वो अरेस्ट करने के लिए है, जिसके लिए टीएमसी अभी कोर्ट में भी चली गई है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इस बार कोई भी कोताही नहीं रखना चाह रहा? तो इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे क्या पड़ेगा टीएमसी को लेके, अगर हम वहां से ही स्टार्ट करें डायरेक्ट? तो दिनेश जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे को अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए और मेरे को मौका देने के लिए कि आई कैन ऑल्सो डू दिस लाइव फ्रॉम माय ओन चैनल। जब बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेकर, आप सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि इसको लेके बहुत हाहाकार मच रहा है। You know, they are comparing West Bengal to a state like Kashmir. They're comparing West Bengal has emergency because of the way election commission is reacting and controlling the situation. तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, फंडामेंटली इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, इट इज पार्ट ऑफ द लेसन्स लर्न्ड कैंपेन, जो 2021 में जो उनको जो एक तरीके से सीख मिली थी, whether that was violence during pre-poll or post-poll, whether that was booth capturing during the election time, whether that was voter intimidation, voter coercing, इन सब चीजों को जो उन्होंने 2021 में जो उनके लिए थोड़ा सा हट के थोड़ा एक एक्सपीरियंस था as compared to previous elections in West Bengal and of course compared to other elections in the country. They have taken those lessons learned and they have tried to re-engineer themselves according to the current situation. तो उस हिसाब से देखा जाए, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, रफली 25 से लेके 50 सीट्स ऐसे हैं जहां पर इसका जो मार्जिनल सीट, जहां पर इनडायरेक्टली फाइट बहुत टक्कर की है, वहां पर आपको ये बहुत जोरों से नजर आती। वहां पर मोबिलाइजेशन ऑफ टर्नआउट एक तरीके से अच्छी रहेगी। जो कैंडिडेट स्ट्रेंथ्स है ऑफ ईदर पार्टीज, टीएमसी बोल लीजिए या भाजपा बोल लीजिए या इवन कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ, इट विल बी इजियर। और उसी हिसाब से जो अरेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, आपने हाल में देखा होगा एक वीडियो इमर्ज होके आई थी जहां पर सीएपीएफ के जवान एक they were showing a video to a hoodlum, और उसे पूछ रहे कि भाई ये तुम ही हो ना, ये तुम ही हो, ये तुम ही हो करके उसको gives him a backflip slap on his face. तो गुंडों से डील करने के लिए ये जो गुंडाई जो दिखा रही है सीएपीएफ, this sends out the message that the right to police, the right to be a gunda only stays with the state and the police. आप और हम गुंडाई नहीं कर सकते, only the police can do it. So ये मैसेजिंग एकदम क्लियरली उन तक चली जा चुकी है, जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से प्री पोल वायलेंस और प्री पोल ये जो स्कमिशेस है, ये बहुत कम होंगी। वोटर इंटिमिडेशन इज वेरी वेरी लो दिस टाइम। मतलब जो पहले के गांव में, जैसे घोटपुकुर इज अ टाउन वेरी क्लोज टू कैलकाटा, वहां पर क्या होता था पहले 2021 2024 इन सारे इलेक्शंस में
टीएमसी के जो कार्डर थे वो जाके पहले ही बोल देते, एक महीना पहले ही बोल देते थे लोगों की कि घर से बाहर मत निकलिएगा, इलेक्शन दिन पर आपका वोट दे दिया जाएगा, बस आप घर से बाहर मत निकलिएगा। तो ये जो चेंज, ये जो बदलाव जो हमें नजर आ रहा है इस इलेक्शन में, वो आई थिंक इज द टेक्टोनिक शिफ्ट वेयर द इलेक्शन कमीशन along with the CAPF have been able to take control. उन्होंने exert किया कंट्रोल, और ये बहुत नेसेसरी था। और जो लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में बैठकर, या तो वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, या तो वो इंटेलेक्चुअली इतने डिसऑनेस्ट हो गए हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा है कि 2021 के इलेक्शंस में क्या हुआ था बंगाल में। तो सबसे पहले तो उनको ये एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि क्या आप लोग भूल गए हैं कि 2021 में किस हिसाब से लोगों को मारा गया था, किस हिसाब से women became the casualties of violence. Have they forgotten all of that? Yeah, they have actually forgotten, Adit जी, because एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके वाइफ भी एमपी है वही पार्टी से, उन्होंने 2021 में मुझे याद है एक शो में बोला था दैट वेस्ट बंगाल में तो वायलेंस होता रहता है, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, उन्होंने वो पूरे डायलॉग में बोला था नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट उन्होंने उनका हमेशा बट आता है, जब भी उनको डिफेंड करना होता है उनको बट आता है। तो बट वहां पे तो नॉर्मल चीज है, तो इस तरीके से जस्टिफाई भी किया गया था वो वायलेंस को, बिकॉज एज यूजुअल हमको पता है कि किस हिसाब से हमारे कुछ मीडिया वाले वर्क करते हैं। सो ठीक है, देखते हैं वो इलेक्शन के बाद ही उनका फेस देखने में मजा आएगा। दिनेश जी, आप थोड़े पॉलिटिकली करेक्ट चल रहे हैं, मैं साफ साफ बोल देता हूं विदाउट एनी पॉलिटिकल करेक्टनेस, राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई जो है वो एक नंबर का स्पाइनलेस आदमी है, वो बिका हुआ आदमी है। The fact that his wife is an MP from TMC, there is a straight conflict of interest, और वो conflict of interest उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, and I'm surprised that Arun Puri is allowing him to proceed with that conflict of interest. तो ये एक बहुत बड़ा धप्पा है इंडिया टुडे और आज तक पर, if they are continuing to allow Rajdeep Sardesai to operate in the manner that he is operating today. हमारी सागरिका घोष जी ने ऐसी क्या बातें हैं जो नहीं की है। She has gone to the extent of defending a MP, a parliamentarian and a chief minister who has constantly eroded the safety and security of women in the state of West Bengal. So that in my mind is a big problem. It should have been called out by other media channels. उनमें दम नहीं है ये बातें बोलने की। सो अच्छा है कि हम और आप बैठ के इन चीजों पे हम बातचीत कर सकते हैं, इसलिए वी कैन टेक अ प्रैग्मेटिक एंड अ नॉन पॉलिटिकली करेक्ट स्टांस। नहीं, एब्सोल्युटली, जब आप बोलते हो मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप जुडिशियरी पे ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि भाई कोई फैमिली का नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप फिर मीडिया पे भी आपको वो ध्यान रखना चाहिए, तो आप ऐसे ही नहीं रह सकते। सो इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड, अदिति। ओके, नाउ आई एम आस्किंग कि ये एसआईआर का इम्पैक्ट क्या है, ये एसआईआर को लेके वेस्ट बंगाल में ही इतनी परेशानी क्यों हो रही है? एसआईआर यूपी में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में, जहां पे इलेक्शंस अभी हुए, आई कैन से द नेम लाइक आसाम में हुआ, सब जगह हुआ, और इवन तमिलनाडु एंड यूपी में तो ज्यादा वोटर्स कटे हैं एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में ही एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन के क्यों आ गया है? क्या रीजन है? क्या इतना इम्पैक्ट एसआईआर जो पहले यानी जिनके नेम नहीं थे वोटिंग लिस्ट में, या फिर जो आते नहीं थे उनके भी वोट पड़ जाते थे, क्या इतना इम्पैक्ट था उसका? 90 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं इस लिस्ट में, विच इज रफली, अगर पॉपुलेशन के एस्टिमेट से देखा जाए तो करीब 12% इलेक्टोरेट पूरी तरीके से गायब हो गया है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 25 से 30% इलेक्टोरेट पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो भाई इसका कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि ये एसआईआर का जो एक तरीके से जो एक्सरसाइज है ये हर स्टेट में होता है, और हमने देखा है तमिलनाडु में देयर हैव बीन मोर डिलीशंस कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। हालांकि उसका इतना शोर आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज अ स्टैंडर्ड क्लीन अप प्रोसेस। बट वेस्ट बंगाल में इस क्लीन अप एक्सरसाइज को प्रिवेंट किया जाता था, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है
वो इस क्लीन अप एक्सरसाइज के आड़ में दे वर डूइंग मास रेगिंग, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं छप्पा वोटिंग। तो जैसे मानिए कि पहले जो 55 लाख 60 लाख जो वोट जो गायब हुए, that is pretty much clean up exercise of those people who have migrated or are deceased, but उनके नाम पे आज भी वोट गिर रहे थे। और ये वोट कौन कौन डाल रहा था दिनेश जी, आपसे और मेरे से छुपा हुआ नहीं है, ये हम सबको पता है कि टीएमसी छपा वोटिंग में एकदम माहिर है, वो बूथ कंट्रोल करती है, बूथ मैनिपुलेशन करती है। तो इसीलिए आज उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज को लेके हो रहा है कि भाई एसआर के डिलीशंस क्यों हुए। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है दिनेश जी जहां पर डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो अगर आप मैप करेंगे तो हो सकता है वो टीएमसी 2021 में नहीं जीत पाती, इंक्लूडिंग चौरंगी। चौरंगी में एसआर के डिलीशन के हिसाब से, और ये साबर इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। साबर इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट व्हिच इज एक्चुअली ए टीएमसी माउथपीस। साबर अहमद इज बेसिकली ही इज अ बंगाली मुस्लिम हु इज अ टीएमसी एडवोकेट। उनके साथ जो दो और जो व्यक्ति भी जुड़े हुए, दे आर बोथ एडवोकेट्स ऑफ टीएमसी। तो उनका खुद का मानना है कि 64,000 लोगों की डिलीशन हुई है एसआर के थ्रू इन चौरंगी, और चौरंगी में विनिंग मार्जिन इन 2019 वाज रफली अबाउट 43,000। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट टीएमसी पे पड़ता है, और ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिनेश जी जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट टीएमसी पे ही पड़ेगा। आई कैन गिव यू एटलीस्ट द नेम्स ऑफ 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर ये डायरेक्ट फाइट अगर इस दफा होगी, वहां पर पूरा तख्ता बदला होगा। परफेक्ट परफेक्ट, इसलिए फिर इतनी तकलीफ हो रही है यानी। बट बिल्कुल। इसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई कुछ ऐसी सीट्स थी जिसके मार्जिन अराउंड 1000 2000 या 10,000 तक, अपने लैक पे नहीं जाते बिकॉज वो तो फिर अलग हो जाता है। बट ऐसी सीट्स थी जिनके 1000 वोट्स का गैप होता था, जो जिसमें अगर एसआईआर में नाम हटता है और छप्पा वोटिंग नहीं होती है तो फिर पता चलेगा, रियल पिक्चर सामने आएगी कि क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा या टीएमसी की। बट रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली में लोग किस हिसाब से वोट दे रहे हैं और जिस जैसे हिसाब से पैटर्न। दिनेश जी मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, साबर इंस्टीट्यूट के हिसाब से बालीगंज विच इज माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर 65,000 वोटों की कटौती हुई है थ्रू एसआर। विनिंग मार्जिन इन 2021 जहां पर टीएमसी जीतती है वहां पर मार्जिन है 20,000। आप इस दफा देखिएगा कि वो कंप्लीटली बदल जाएगी। सो दिस टाइम दैट इज गोइंग टू टर्न। राज बिहारी जहां से डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता खड़े हो रहे हैं, वहां पर विनिंग मार्जिन था रफली अबाउट 25,000। तो राज बिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर विनिंग मार्जिन था रफली अबाउट 25,000 और एसआर डिलीशंस था करीब 42,000। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा और डायरेक्ट इंपैक्ट किसको होगा। तो इंपैक्ट ऐसे काफी सारे सीट्स है जहां पर लॉस मेजरली टीएमसी को लेके होंगे। इंटाली ले लीजिए, भवानीपुर ले लीजिए, भवानीपुर में वहां पर जहां पर 58,000 का मार्जिन था विक्ट्री इन 2019, एसआर डिलीशंस इज रफली अबाउट 50,000। और इस दफा जिस हिसाब से गुजराती कंसोलिडेशन हुआ है भवानीपुर में, खासकर महुआ मैत्रो के वो वाली स्पीच को लेकर, डायरेक्ट इंपैक्ट आपको भवानीपुर जैसे इलाकों में नजर आएगा। नहीं सही है, वो आप इस तरह से अगर रीजनल स्पीड देंगे तो फिर हम गुजराती थोड़ा दिल पे ले लेते हैं, सो हो जाता I है। wish all I wish all Gujaratis were like that, Dinesh bhai, because I'll tell you names of two Gujaratis. एक है मिस्टर कामदार और एक है मिस्टर मिराज शाह। मिराज शाह was associated with the भवानीपुर कॉलेज। उन्होंने ममता बनर्जी की जो इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स है उस पे दस्तखत उनका है। He is directly responsible for voter manipulation of encouraging Gujaratis to vote for TMC and consolidating those votes to ensure कि भाई उनका साथ घाट टीएमसी के साथ में हो। तो ऐसे एंटी हिंदू जो हिंदू के नाम पे आते हैं, धप्पा है उन पर। They are a blot on the Hindu society. So people like Miraj Shah should be called out by the Gujaratis themselves, and they need to be the ones who say that this guy does not represent us. चाहे वो मिस्टर मिराज शाह हो, चाहे वो मिस्टर कामदार हो। मिस्टर कामदार के बैंक अकाउंट में 4 महीने में 500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, वो भी सिर्फ कैश में।
टोटल अगर कैश और चेक का अगर आप बैलेंस करेंगे तो 1100 करोड़ रुपए हैं, 1100 करोड़। ही इज जस्ट अ स्मॉल बिल्डर, जिनका नाम मतलब अगर उनके घर से बाहर अगर कोई आके अगर पूछ लेगा तो कोई जानता नहीं होगा कि मिस्टर कामदार है कौन। बट उन जैसे लोगों को टीएमसी ने सपोर्ट किया है और उनके थ्रू अपने फंडिंग को मोबिलाइज किया है टू इंश्योर कि वो सारे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की जो काम है वो आईपैक करती थी। आईपैक वाज द ग्राउंड मशीनरी ऑफ द टीएमसी। वो लोकलाइज्ड इलेक्शन कैंपेनिंग करती थी फॉर द टीएमसी, जो कि उनके कार्डर बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे ऑल कम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशनल बैकग्राउंड। दे अंडरस्टैंड द गेम ऑफ डेटा, दे अंडरस्टैंड द गेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए उनको पता है कि कहाँ पर क्या काम करना है, और वो आईपैक भी इस दफा न्यूट्रलाइज हो गया। अभी जो न्यूज आई थी आईपैक की, दैट आईपैक अभी वहां पे काम नहीं कर रहा, लेकिन इसमें टीएमसी ने बोला नो, आईपैक इज वर्किंग, लेकिन आईपैक की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं आया अभी तक। भाई कहाँ से काम करेंगे जब उन्होंने 20 दिन का नोटिस ऑलरेडी अपने सारे वर्कर्स को दे दिया है। हालांकि नो, आई एग्री कि कोई कोई जो आईपैक के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा बाय द टीएमसी, बिकॉज वो एक तरीके से रिलेशनशिप तो बिल्ड हो ही गया है, तो लोगों को पता है कि कौन क्या है, उनकी खामियां क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। दे विल बी एबल टू यूटिलाइज दोज काइंड ऑफ पीपल। बट जो हाई इम्पैक्ट जोन्स है, जैसे मानी कि नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, चाहे कि बर्दमान हो गया या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुर्शिदाबाद या मालदा, इन जैसे इलाकों में आईपैक का जो पहले का जो काम होता था वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया है, तो वहां पर इनका प्रभाव ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी पैरिटी मेंटेन करेगी। एब्सोल्युटली। बट जैसा, चलो एक आईपैक तो एक ये हो गया, बट ऐसा माना जाता है कि टीएमसी का जो ग्राउंड वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल वर्क है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उनको एक एक चीज पता होती है, कौन से घर में कौन लोग क्या वोटिंग देंगे, इसलिए वो पहले से ही रोक देते हैं कि भाई आप जा नहीं सकते। वो लोग हाउस टू हाउस मार्किंग करते हैं कि भाई कौन सा घर किसको वोट देगा, इस हिसाब से करते हैं। तो क्या बीजेपी उसको तोड़ पाएगी? क्या लग रहा है कि अभी बीजेपी ऐसा ग्राउंड वर्क कर रही है? और अगर कर रही है तो उसमें आपको कितनी सीट, अब मैं ओवरऑल एक बार पूछूं फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में दोनों फेज में जाऊंगा। आपको क्या लगता है कितनी सीट आ सकती है? अगर उसका जवाब आप एंड में देना चाहेंगे, एंड ऑफ द वीडियो, तब हम वो डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आप ग्राउंड वर्क का बता पाए, क्या बीजेपी अभी भी वैसा ग्राउंड वर्क कर रही है, आपको लगता है? कोई कोई जगहों में बिल्कुल कर रही है। Raj Behari is one of them, where Shopan Dasgupta is running a very graceful campaign. He is not indulging in any sort of hyperbole. बहुत अच्छी तरीके से वो सब जगह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बट ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है वो अपने घरों से, अपने एसी कमरों से अभी तक बाहर निकले नहीं है। वो रिलाय कर रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो अपना इलेक्शन मशीनरी वो रन करके जीत जाएंगे। वो कहीं कहीं बहुत सारी सीटों में ऐसा पॉसिबल भी है जहां पर लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं करंट टीएमसी ऑफिस बेरर से, जैसे बेलिया घाटा इज वन ऑफ दो सीट्स जिसके वीडियो आज भी मैंने आई पुट इट अप ऑन एक्स, जहां पर लोग सामने सामने से कह रहे हैं, जो कुणाल घोष जो है वहां पर जो इस दफा लड़ेंगे एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द टीएमसी, उनको वो दागी माल बोलते हैं। दागी माल मतलब डैमेज गुड्स, स्कार्ड गुड्स, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। बिकॉज ही इज बीन इन्वॉल्व इन सो मेनी करप्शन स्कैंडल्स एंड ही इज अ कंप्लीटली इनएफेक्टिव एंड इनेप्ट इंडिविजुअल। तो जो लोकल्स है वो उनसे कंप्लीटली थ्रस्ट है, और एज ए कॉन्सिक्वेंस दे विल वोट फॉर द अदर पार्टी हु हैज नॉट इवन कम आउट टू कैनवस फॉर देमसेल्व्स। तो वो वोट करेंगे बीजेपी को just because the people of Bengal are sick and tired of the TMC, they're sick and tired of the corruption, they're sick and tired of women's safety issues, and they are tired of the Muslim politics, the Muslim patronization. वो इन सब चीजों को कंपाउंड करके this is a wind of change which is asking for a परिवर्तन, which is asking for a change on ground in Bengal. तो ये इस दफा होगी। एब्सोल्युटली। आएंगे हम मुस्लिम वोट बैंक पे भी। एक काम करते हैं, पहले मुस्लिम वोट बैंक पे आते हैं, फिर हम फेज 1 फेज 2 पे आते हैं, तो वो दर्शकों को ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो मेरे पास एक ये मैप है
जिसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है ये अराउंड 30% है वेस्ट बंगाल में, और ये बताता है कहाँ कहाँ कितना कंसोलिडेट है। जैसे अब डार्क ग्रीन है तो वहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम ऐसा मानते हैं जनरली कि जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे शॉर्ट शॉर्ट बीजेपी नहीं आएगी, तो वो जनरली वोट देते हैं टीएमसी को। तो अगर आप देखते हैं इसमें 30% है, तो आपको इसको देख के क्या लगता है कि बीजेपी का आना, अगर हम देखते हैं लास्ट टाइम जैसे 100 या 20 ऐसी कोई सीट है जिसमें इनका प्रभाव है, तो उसमें कुछ 100 जितनी सीट तो टीएमसी इजीली ले जाती है, और बोलते हैं कि भाई टीएमसी 100 सीट या कुछ 25% वोट से स्टार्ट करती है अपना। तो आपको इस बार क्या चेंज लगता है इसमें? आज से टोटल मिला के हाँ, अगर मैं एक सेकंड में आया, प्लीज आप कंटिन्यू रखें। सो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट्स या मुस्लिम सीट्स जिसको हम बोलते हैं इन वेस्ट बंगाल, रफली अबाउट 112 सीट्स है ऐसी जहां पर मुसलमान वोट कॉन्स्टिट्यूट करता है भारी मात्रा में। The TMC in the last election in 2021 took about 104 of them. इस दफा वो काफी घट जाएगा। वो घटने का कारण ये है कि even within the Muslim vote bank there has been a split. जैसे हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद से जो लड़ते हैं, he is defected away from the TMC. Majority of the Bengali Muslims जो है which are concentrated in Malda, North 24 Parganas, Nadia, या even Murshidabad, they will either traditionally vote for the TMC or they will vote for the Congress or the ISF. तो यहाँ पर इनका एक वोट स्प्लिट होगा, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो कंसोलिडेटेड हिसाब से वोट करेगा। वो भी देखेगा कि भाई मेरे इंटरेस्ट कौन सी पार्टी सर्व करती है, कौन मेरे इश्यूज को बेहतर समझता है और उनको एड्रेस कर सकता है। तो किसी के लिए हो सकता है कि भाई कांग्रेस इज वेरी गुड, किसी के लिए हो सकता है टीएमसी इज दैट पार्टी, एंड किसी के लिए इवन आईएसएफ इज दैट पार्टी, बिकॉज आईएसएफ इज बेसिकली आईएसएफ और लेफ्ट का जो गठबंधन है, it is basically a Sharia Bolshevik kind of a politics that they are running. So jahan par there is a bit of Bolshevikism, which is basically dressed up communism along with a compounded interest of Islamism. इन दोनों को मिला के वो पार्टी वो वाली पॉलिटिक्स लड़ रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्रेफर करते हैं उस पॉलिटिक्स को, और ऐसे काफी सारे सीट्स वैसे भी है, जैसे दुर्गापुर का बेल्ट हो गया या फिर आसनसोल का बेल्ट हो गया, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होते हैं, वहां पर बिहारी मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो करीब roughly about 20% of the Muslim population in Bengal is roughly about Bihari population. So AIM, MIM and Congress become the natural choice in that case, not the TMC by the way. So ऐसा क्या चेंज है, यानी बंगाली मुस्लिम और ये बिहारी मुस्लिम में जो वोटिंग ये लोग पार्टीज चेंज करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़े बहुत, जहां पर one party is able to understand the issues of the electorate better. So वहां पर कांग्रेस पार्टी has been able to communicate better with the Bihari Muslims. The TMC not so much, because एक तो उनका अंदर की पॉलिटिक्स और बाहर की पॉलिटिक्स को लेके एक पर्टिकुलर स्टांस है, जहां पर वो बिहारीज इन जनरल को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया में आपको बिहारी हेट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू बंगाल इलेक्शंस। अभी आज सुबह ही मैंने एक ट्वीट देखा था कि जिन सज्जन ने नरेंद्र मोदी जी को झालमुड़ी खिलाया था, उनका नाम मिस्टर साहू है। सो ही बेसिकली अ बिहारी, सो लॉट ऑफ हेट हैज कम अगेंस्ट हिम आल्सो कि भाई व्हाई आर यू हियर, यू शुड गो बैक टू बिहार। तो ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिल गए। तो वो इंटरेस्ट होते हैं, जैसे व्हाई ऑल द हिंदूज डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी, why do some of the Hindus also vote for the Congress or Samajwadi Party? So there are interests which these parties are able to communicate and touch emotionally, connect better with the electorate. So उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे काफी सारे बिहारी मुस्लिम एरियाज है जहां पर traditionally the Congress will fare better as compared to the TMC. Okay, so let comes to that first phase of election. फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में आपके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 152 सीट्स के इलेक्शन होंगे, और ये ऐसी सीट्स है जहां पे बीजेपी हमेशा उसका मार्जिन अच्छा रहता है, विनिंग मार्जिन, विनिंग परसेंटेज। और जो सेकंड फेज है उसमें ये साउथ बंगाल और ये सब की सीट आ जाती है विद ग्रेटर कोलकाता एंड ऑल। तो जो फर्स्ट फेज अगर मैं देखता हूँ 152 में,
आपको क्या लगता है बीजेपी कितना कंसोलिडेट कर पाएगी इसको ज्यादा से ज्यादा, सो दैट उसको सेकंड फेज में इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े? एक सेकेंड, इसका ना मैंने आई हैड मेड अ चार्ट, मेरे को ये, लेट मी ओपन दैट चार्ट एंड आई टेल यू एग्जैक्टली नहीं, आपके व्हाट। एक्चुअली स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, आप ओपन चार्ट हाँ, ओपन कर रहे हो तो। मिनट दीजिए, जस्ट गिव आप मी। मुझे एक बार एक काम कर लीजिए, आप मुझे है ना उसको डीएम कर दीजिए एक्स पे, मैं वो चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट। आई डोंट नो कि वो पॉसिबल है कि नहीं, बट लेट मी चेक, शायद नहीं होगा। नो इशू। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट हियर। हाँ, आई थिंक आई शुड बी एबल टू ओपन इट हियर। हाँ, तो जे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की, तो फर्स्ट फेज में 152 सीट्स है। 152 seats में last time the TMC had won roughly about 93 seats and the BJP had won about 59 seats in 2021. इस दफा आप पूरा उल्टा कर लीजिए। पूरा ओके। उल्टा करने से मेरे ख्याल से the BJP could reach up to, if they persist with good ground to ground connect, door to door campaigning, अगर ये अभी लास्ट फेज में और बिफोर द इलेक्शन बिगिंस, if they are able to double up on their ground connect, they can cross even 100 seats. So I pin that to be about 100 for the BJP and 45 to 50 for the TMC. So that is my assessment during the first phase. उसमें से Congress will be able to take about 1, left and ISF should be able to take anywhere between 1 and 2, or others, which is basically Humayun Kabir in Murshidabad, should be able to win his seat. जिस हिसाब से जो assessment तो अभी तक वन कौन सी कांग्रेस की कौन सी लग रही है आपको जो वन आएगी? कांग्रेस की मैं आपको बता दे रहा हूँ, कांग्रेस की आएगी, जैसे एक तो हो गया आपका उत्तर 24 परगना में, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट दैट वन, तो दैट इज वन। और उसके ऊपर में देखिए, जैसे फेज 1 में आपके नदिया हो गए, नदिया में करीब 17 सीट्स है टोटल। जी। वहां पर तृणमूल had won about 9 seats in 2021. This time, and BJP had won about 8. This time, that will be quite the opposite. In fact, the TMC may not even win 2 seats or 3 seats. The ओके। BJP may end up winning about 14 to 15 seats in Nadia. वैसे उत्तर 24 परगना जो है, वहां पर बीजेपी ने पिछले दफा 2019 में सिर्फ 5 सीटें उनका था। इस दफा they will go up to about 17-18 seats, whereas the TMC will reduce from about 28 to about 14-15. बीजेपी की दक्षिण कितनी बताई आपने? 24 परगना में उत्तर, उत्तर 24 परगना में कितनी बीजेपी की? 17। 17। ओके। जहां पर अभी भी काम करना है बीजेपी को, वो है दक्षिण 24 परगना में। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी was 0 in 2021. इस दफा we are assessing about 5 to the, so they ओके। put lot more in Dakhin 24 Pargana. They need to ensure that they are able to generate that sort of resonance on ground. You know, areas like Kulpi हो गया, ये सारे areas है जो convertible है, जहाँ पर काफी heavy मात्रा में वहाँ पर deletions हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप सही तरीके से अगर आप कैंपेनिंग करें तो अभी भी चांस है कि आप जीत सकते हैं वहां पर। इन एडिशन पूर्व बर्धमान जो है, वहां पर भी 0 था 2021 में बीजेपी का, और टीएमसी का करीब 16 था। इस दफा बीजेपी विल टेक अबाउट 5. If they do a proper job, they could even take about 7-8, and the TMC will get reduced to about 12. Howrah, again, TMC was, winning by landslide in 2021. Yes. They had 15 seats over there and 0 for the BJP. The BJP will come to about 4 and 5 in Howrah. और उसके बाद आते हुगली। हुगली is where the real game changer is. हुगली में करीब 18 सीट्स है, जहां पर 14 थी with the BJP, with the TMC in 2021, and 4 थी with the BJP in 2021. This time, the BJP will end up getting about 12, and
Trinamool will get about 6. So वहां पर काफी बड़ा चेंज कितनी होगा। थी टीएमसी के लास्ट टाइम? लास्ट टाइम टीएमसी की थी 14 और बीजेपी की 4। बट इसमें ये भी बोलते हैं ना, हुगली में लेफ्ट का दबदबा ज्यादा रहता है अब जनरली, और इसलिए यहाँ पे अब शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से बीजेपी की तरफ। देखिए, लेफ्ट इस दफा वही चाहता है जो एक एवरेज बंगाली चाहता है, वो भी परिवर्तन चाहता है। वो भी चाहता है कि there should be a new party that we can challenge and it shouldn't be the TM। तो लेफ्ट अंडरस्टूड। और इस दफा वोट काटने का काम करिए। ऐसे देखा जाए तो उनका जो पार्टी हाई कमांड है, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का, they are not okay with cutting votes, they are not okay with displacing the current ruling establishment, but the local cadre, the local population which are with the Congress or the left, they actually want to completely dislodge the TMC। तो वो इसका काम करेगी, वोट काटने का बिल्कुल काम करेगी। अब आते हैं मेन कैलकाटा। कैलकाटा में 2021 में 11 out of 11 seats were won by the TMC। इस दफा 6 ऐसे सीट्स है जो डेफिनेटिवली बीजेपी जीतेगी और 5 टीएमसी के पास रहेगी। तो यहां पर असली चेंज होगा। और अगर अभी भी if BJP is able to put their backs and spines on the ground, they can change this number to further। बस इनका यही है कि इनके जो ग्राउंड कार्डर है, इनका जो ग्राउंड कैंडिडेट है, उसको घर से बाहर निकल के उसको डोर टू डोर कैंपेनिंग करना होगा। उसको ये बताना होगा लोगों को कि why do not vote for the TMC and why vote for the TMC। क्योंकि TMC has been an anti-woman party, they have been a pro-corruption party, they have been a pro-Muslim party, pro-Muslim politics party। ये सब चीज is what is restricting the growth of Bengal। अगर आप बंगाल को प्रोग्रेस करना देखना चाहते हैं, you have to bring in a change, you have to bring in the BJP, which will bring in industrialization, which will bring in new innovation, infuse new investments into Bengal and create new jobs। तो ये सब चीजों के बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। बट इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है अदित जी कि बिकॉज ऑफ द वायलेंस जो वहां पे ये टीएमसी करते हैं, जो लास्ट टाइम वो थोड़ा सा डर हो। और अभी भी हमने देखा, आज शायद फर्स्ट फेज की आचार संहिता लग गई है और आज ही सब वो लॉरी वॉरी जली हुई थी बिकॉज बीजेपी एंड टीएमसी सामने सामने आ गए थे। सो मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि ये डर की वजह से। देखिए, डर तो अब है, बट नाउ पीपल आर नॉट होल्डिंग बैक। people have made their minds up, क्योंकि इतना कुछ हो गया उनके साथ। देखिए, आप हाजरा सिटी कॉलेज के रेप केस को देख लीजिए, आप करप्शन स्कैंडल्स, टीचर्स करप्शन स्कैंडल को देख लीजिए, कोल स्कैम्स को देख लीजिए। इतने सारे चीजों को आप अगर कंपाउंड करके देखते हैं, संदेश खाली, all of these things put together has had some sort of an impact against the BJP। प्लस लोग अब ये भी समझ गए हैं कि ये जो लकी भंडार जो स्कीम्स है, या ये जो वेरियस स्कीम्स जो ममता बनर्जी चलाती है, ये these are basically dressed up schemes। सेंट्रल स्कीम्स को आप स्टेट स्कीम्स का नाम देके आप चलाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो गया। अब लोग समझ गए कि ठीक है, अब ये हमको 1500 रुपए दे रही थी, बीजेपी आएगी, वो तो उसका तो गवर्नमेंट सेंटर में है, वो जाएगी कहाँ, उसे 3000 रुपए अगर उसने प्रॉमिस किया है तो उन्हें देना पड़ेगा। और अगर ये चीज बिहार में हो रहा है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीजें अब लोगों को भली भांति समझ में आ गई, विच इज वाई इवन द वुमेन वोट इज गोइंग टू बी फॉर द बीजेपी। इन सब चीजों में हमने एक सीट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, विच इज पानीहाटी से जो आरजी कर में जो लड़की थी, जिसकी बहुत ब्रूटली जिसकी हत्या की गई, जिसका पूरा कवर अप किया गया, जिसके इन्वेस्टिगेशन को, उनकी मां खड़ी हो रही है बीजेपी से। उनका आप कैंपेनिंग देखे, इट्स ट्रूली अ हार्ट ट्रेंचिंग, हार्ट वार्मिंग कैंपेनिंग, जहां पर उन्होंने दे हैव इमोशनली बीन एबल टू कनेक्ट विद द इलेक्टोरेट। वहां पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो वाला सीट और संदेश खाली, आई एम गारंटिंग दैट द बीजेपी इज गोइंग टू विन, बिकॉज वहां की महिलाएं जो है त्रस्त हो चुकी है टीएमसी के गुंडा राज से, और ये उसको उखाड़ फेंक देगी। होप फॉर द बेस्ट। तो यानी आप ओवरऑल कितना आते हुए देखते हैं बीजेपी का, देखे तो? मैंने दिसंबर और फरवरी मिला के मेरा जो असेसमेंट था वो था
keeping BJP at 160 if they play their cards right. And I'm going to stick with the 160 number. So फेज 2 जिसमें 142 सीटें हैं वहां पर बीजेपी को करीब 60 सीटें मिलेंगी. एंड फेज 1 I am giving them anywhere between 95 to 100 seats. But irrespective of everything, they will cross the magic number of 148 quite comfortably. देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट. हम जुड़ेंगे उस टाइम, और अगर ऐसा होता है सो इट्स अ रियली अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, बिकॉज हमारा बॉर्डर भी लगता है, और जो हमने न्यूज़ सुनी है वहाँ से, जिस हिसाब से ये इन्फिल्ट्रेशन एंड ऑल होता है, तो वो भी होगा. और एक हमारा एक स्टेट है, लगता है कुछ वो देख रहे होंगे डेटा, जो हमारा एक स्टेट है वो भी एक फ्री होगा. सो लेट्स सी हम किस हिसाब से ये आगे होगा. अच्छा, मैं अगर लास्ट में जाऊं, आदित्य जी, आप सुन सकते हो? हेलो आदित्य जी, आर यू देयर? देयर इज सम कनेक्शन इशू आदित्य जी, लगता है कुछ. जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं उनको यहाँ पे 2 मिनट के लिए आ जाएंगे वो अभी. अच्छा गाइस, ये वो आते हैं, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक करिए. अगर आपके कुछ कमेंट हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप प्लीज जो भी सवाल है आपके वो पूछिए. हम एंड में, वीडियो के एंड में ये डिस्कशन करेंगे, वो सवाल होगा तो उसका जवाब देंगे. प्लस अगर आपके जो आदित्य जी का भी चैनल है जो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिसकी लिंक मैंने डाल दी है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को. और जो मैं वेस्ट बंगाल पे, लास्ट वीडियो भी जो मेरा था वो वेस्ट बंगाल पे ही था, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं. वो भी हमारा काफी अच्छा व्यूअरशिप में और काफी अच्छा लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. जी आदित्य जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं. आदित्य जी, तो आदित्य जी, अगर मैं एंड ऑफ द वीडियो, अगर मैं देखूं, हम अगर अंत की तरफ चलें, कि मोदी जी और अमित शाह जी रैली कर रहे हैं काफी. अमित शाह जी तो बैठे गए और उन्होंने एज ए चैलेंज ले लिया, और अभिषेक बैनर्जी ने भी उनको थोड़ी सी धमकी दे दी कि भाई हिम्मत है तो 24 आवर्स और एक को बता देना 4 मई को. तो वो गुजराती इंसान है, ऊपर से होम मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है कि हम रहेंगे. तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी 2021 से कैसे अलग जा रही है, और क्यों फियरलेस इतना हो रही है? और एक और चीज जो मेन सब बोलते हैं कि ये करो और मरो की सिचुएशन है, कि अगर अब बीजेपी नहीं जीती तो कभी नहीं जीत पाएगी, इन ऑल दैट. नहीं, देखिए वो बात मैं नहीं मानता हूँ. हालांकि कुछ हद तक इसमें सच्चाई है कि इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू विन दिस इलेक्शन, for the next 5 years, it will be very tough for the BJP cadre. It will be very tough for those supporters who have come out very overtly to support the BJP. उनके लिए it's going to be very tough. और हिंदू लाइव्स मैटर का जिसका हम गुणगान करते हैं, वो वाकई में एक रियलिटी हो जाएगी इन अ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज एट अ कस्प ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट हैज बिकम इम्पेरेटिव to ensure कि TMC जैसी एंटी इंडिया पार्टी does not come into power, is put to bed. TMC ने बांग्लादेशियों को यूज किया है अपने कैंपेनिंग में. They have used Bangladeshi film stars. They have absolutely no problem in ensuring that Bangladeshis who illegally come across बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ऑल्सो, जो शाकिबुल हसन लास्ट टाइम जाके रैली कर गया था, और फिर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया था उस पर. हाँ, बट देखिए ये सब चीज गलत है और इनको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इनको जरूरत नहीं थी. They already had a lot of support, including people like me. During the Singur and Nandigram movement, we were all, standing behind Mamata Banerjee, because that time that Mamata Banerjee was also very different. That time that Mamata Banerjee was raising the concern in Parliament, जिसके लिए उनको रुलाया भी गया था about the illegal Bangladeshis. आपको शायद एक वीडियो आप देख सकते हैं. It may be available on social media, where she was giving a speech about illegal Bangladeshis in the parliament, और जिसके लिए सारे speakers were heckling her, parliamentarians were heckling her. It was absolutely baffling, and that is the Mamata Banerjee which is today saying that I will welcome more Bangladeshis into West Bengal. So देखिए कैसे tables turn होता है, उसने कैसे appropriatize किया है मुस्लिम वोट बैंक और बांग्लादेशी वोट बैंक पॉलिटिक्स को.
सो आते हैं अमित शाह पर। अमित शाह जी ने जिस हिसाब से क्रेडिबिलिटी दिखाई है इस टाइम, उन्होंने 2021 के लेसन्स को बहुत बारीकी से देखा है। एंड अनलाइक अस हु बिकेम वेरी इमोशनल एंड वी वांटेड टू टेक इमीडिएट एक्शंस अगेंस्ट द स्टेट, हमने सब ने कहा था कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं कर देते, जबकि इतना वायलेंस हो रहा है, इतने लोगों को मारा जा रहा है, women are being raped, women are being are falling as the first casualties of political violence, आपने प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं लगाया है? तब अमित शाह जी ने he took a very calibrated stance. He waited for 5 years. 5 years he bid time to ensure that he comes back with full planning and ensures that a free and fair election is possible in a state like West Bengal. So what we are going to get is free and fair elections in West Bengal, and hopefully the people of Bengal have realized what the last 15 years of ये गुंडा राज जो हमारे ऊपर जो चलाया गया है उसके क्या रैमिफिकेशन रहे हैं, क्या नेगेटिव कॉनोटेशन रहे हैं, और किस हिसाब से बंगाल को पिछड़ी स्टेटों में रखा गया है, यहाँ पर ग्रोथ को कंप्लीटली ट्रिविलाइज कर दिया गया है। तो वो एक चेंज देखने को मिलेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम जुड़ेंगे फिर। तो दोस्तों हम जुड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज आदित्य जी के साथ एक ही शो हो रहा है, हम उनको पकड़ के रखेंगे और लाएंगे, और भी हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके साथ में मिलके हम दोनों चैनल से लाइव करेंगे और आपको सारी अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, आपके आफ्टर सेकेंड फेज और एंड ऑफ द इलेक्शन में भी हम करेंगे, तो हम कहीं नहीं जा रहे। तो अब हम कुछ सवाल जवाब ले रहे हैं, कुछ सवाल जो हम लेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं आदित्य जी के, अगर आप लाइव से जुड़े हैं या मेरे लाइव से जुड़े हैं, तो प्लीज आप सवाल पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में वो लाइव आ जाएगा, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तो कन्हैया यादव जी का क्वेश्चन है आदित्य जी आपके लिए कि आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी। छप्पा वोटिंग यानी बोगस वोट कितना मिलता था टीएमसी को? अच्छा, फेस रेड यानी गुस्से में पूछ रहे हैं। ओके ओके, कितना मिलता था टीएमसी को? जो छापा वोटिंग है वो कितने परसेंटेज ऑफ वोट होते थे उसके? ये परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, पर इतना बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये जो एसआईआर डिलीशंस हुए हैं, अगर उसमें से 55-60 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका जो डिसीज है या फिर बंगाल में नहीं रहते, डिलीशन हुआ है एज अ क्लीन अप एक्सरसाइज, अगर वो वोट दे रहे थे तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी टीएमसी थी और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बिकॉज टीएमसी के जो कार्डर है वो ही बूथ मैनेज करते हैं, वो ही बूथ रैगिंग करते हैं, तो उनके पास जो लिस्ट है उसी के हिसाब से उन्होंने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी। तो इसीलिए आक्रोश भी सबसे ज्यादा उन्हीं में है कि भाई ये डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है, ये डायरेक्टली टेक्स अवे आवर एबिलिटी टू विन एंड इंजीनियर पॉलिटिकल विक्ट्री। इन्होंने लिखा है, बोले मेरा मानना है। हाँ, और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को लेके आप देखिए कोई हवा नहीं बना रही, कांग्रेस किसी ने कुछ नहीं कहा है, दे आर ऑल ओके विद इट। इन्होंने बोले मेरा मानना है 6 से 7% कंट्रीब्यूशन होता होगा छप्पा वोटिंग का। परसेंटेज में मैं नहीं जाऊंगा, वो डेटा में। सो इन अ फर्स्ट फेज 100 सीट आ रही है बीजेपी के, एंड आई एम क्वाइट श्योर। ग्रेट। तो वही आदित्य जी ने भी वही प्रिडिक्ट किया है जो आपने किया है, सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो एनालिसिस है, जो आदित्य जी का एनालिसिस है, आई कैन से करेक्टली, जो आपको पसंद है, मैं तो क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ। सो प्लीज अगेन हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आगे। सो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू आदित्य जी जुड़ने के लिए। थैंक यू।